हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली डाटा होता क्या है। तो डाटा कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो नंबर की फॉर्म में होती है उसे हम डाटा बोलते हैं। जैसे लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे मार्क्स हैं। आपको क्लास में मार्क्स मिलते हैं जब आपका टेस्ट होता है। टेम्परेचर है, डेली टेम्परेचर आता है न्यूज़पेपर में, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, तो वो एक डाटा होता है। एक्सपेंसेस, घर के खर्चे होते हैं, वो सारा डाटा होता है। क्रिकेट स्कोर, जो क्रिकेटर्स का जो स्कोर होता है वो भी एक डाटा ही होता है। तो जो भी नंबर की फॉर्म में होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे हम डाटा बोलते हैं। तो ये तो हुआ डाटा। अब डाटा को प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी डाटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं। और वैसे तो डाटा को प्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ दो ही है। एक है टेबल फॉर्म और एक है बार ग्राफ। तो टेबल फॉर्म के अंदर एक टेबल बनाया जाता है जिसमें किसी भी डाटा को शो किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप एक टेबल देख रहे होंगे जिसमें यहाँ मैंने फर्स्ट कॉलम में विलेज लिया हुआ है, सेकंड कॉलम टैली मार्क्स का है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। तो ये डाटा दिखाता है कि कोई 3 गांव हैं A, B, C। उन 3 गांवों के अंदर कितनी कितनी गाड़ियां हैं, ये कार्स है, कार्स की फ्रीक्वेंसी है। ये इस डाटा को दिखाता है। और बीच में जो टैली मार्क्स है ये एक रफ तरह का काम होता है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे इसका क्या यूज होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे विलेज ए के अंदर 5 कार्स हैं, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 5। विलेज बी के अंदर 8 कार्स हैं, विलेज सी के अंदर 7 कार्स हैं। तो इस तरह से किसी इंफॉर्मेशन को डाटा के ऊपर दिखा दिया। टैली मार्क्स में क्या होता है, एक चीज के लिए हम एक स्टिक का यूज करते हैं। तो 1 2 3 4 जब 5 हो जाते हैं तो इस तरह का ये डायगोनल वाली स्टिक बना देते हैं, तो इससे 5 का एक सेट बन जाता है। तो ये जो फॉर्म है ये टेबल फॉर्म है। नेक्स्ट जो तरीका है डाटा को प्रेजेंट करने का वो है बार ग्राफ। बार ग्राफ यानी कि ग्राफ के थ्रू हम किसी डाटा को प्रेजेंट करते हैं। अब इसी एग्जांपल को ले लीजिए जिसका मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है। यहाँ पे विलेज A, B, C हैं, 3 गांवों के बारे में मुझे बताना है। तो नीचे जो ये लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर मैं विलेजेस दिखाऊंगा A, B और C। और ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पे मैं दिखाऊंगा नंबर ऑफ कार्स। अब क्योंकि नंबर्स काफ़ी छोटे हैं तो एक बॉक्स को मैं 1 के बराबर ले लूँगा। इसे हम स्केल भी बोलते हैं, यानी हम यहाँ पे एक बॉक्स को, एक यूनिट को कितने के बराबर ले रहे हैं। ये डिपेंड करता है नंबर के ऊपर। अगर आपके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप एक बॉक्स को 10 भी ले सकते हैं, एक बॉक्स को आप 100 भी ले सकते हैं। यहाँ नंबर्स कम थे तो मैंने एक यूनिट को 1 के बराबर ले लिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अब विलेज ए के अंदर 5 कार्स हैं, तो विलेज ए के ऊपर जो बार बनेगा इसे मैं 5 तक यहाँ बढ़ा दूंगा। विलेज बी के अंदर 8 कार्स हैं, तो विलेज बी के ऊपर जो बार बनेगा ये मैं 8 तक बढ़ा दूंगा। ऐसे विलेज सी के अंदर 7 कार्स हैं, तो विलेज सी के ऊपर मैं जो बार बनाऊंगा उसे मैं 7 तक बढ़ा दूंगा। तो बार को एक नज़र में ही देखते ही पता चल जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो एक नज़र में पता चल जाती है कि यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है और उसकी कितनी वैल्यू है। अब बार ग्राफ सिंगल बार ग्राफ भी हो सकता है और डबल बार ग्राफ भी हो सकता है। अब डबल बार ग्राफ का एक एग्जांपल देखिए। डबल बार ग्राफ के अंदर क्या है, 2 चीज़ें एक साथ दिखाई जाती हैं। नीचे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आप गौर करिए। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रोहन इन फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर। रोहन कोई स्टूडेंट है, उसके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के अंदर ये मार्क्स दे रखे हैं 2 सब्जेक्ट के, इंग्लिश के और मैथ्स के। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर उसके इंग्लिश के मार्क्स है 30 और सेकेंड सेमेस्टर के अंदर है 40। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर उसके मैथ्स के मार्क्स है 50 और सेकेंड सेमेस्टर के अंदर है उसके 30। अब एक ही ग्राफ के अंदर मुझे ये दोनों सेमेस्टर्स के मार्क्स दिखाने हैं। तो ग्राफ देखिए किस तरह से बना है। यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ मैं इन सब्जेक्ट्स को दिखाऊंगा, इंग्लिश और मैथ्स। और ये जो वर्टिकल लाइन है ये मार्क्स के लिए है। अब क्योंकि 2 चीज़ें दिखानी है तो मुझे जो बार बनाने हैं ना वो भी 2 तरह के होने चाहिए। यहाँ मैंने 2 कलर से लिया हुआ है। अब ये जो कलर्स हैं इनको पहले आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मैंने किया है कि येलो कलर जो है वो फर्स्ट के लिए यानी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, ब्लू कलर को मैंने लिया है सेकंड सेमेस्टर के लिए। और ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये है स्केल, इसे हम स्केल बोलते हैं। यानी यहाँ पे जो एक यूनिट है ना ये मैं 10 के बराबर ले रहा हूँ।
तो 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से ऊपर चलेगा। अब मुझे इंग्लिश के मार्क्स दिखाने हैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के। तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए क्योंकि मैंने येलो कलर को चूज किया है, तो येलो कलर से एक बार बनाऊंगा और उसे 30 तक बढ़ा दूंगा। अब सेकंड सेमेस्टर के लिए मैंने ब्लू कलर को चूज किया है, तो ब्लू कलर से बार बनाऊंगा बिल्कुल इससे चिपकता हुआ, और इस ब्लू कलर के बार को मैं 40 तक बढ़ा दूंगा। तो एक ही नज़र में यहाँ पता चल रहा है कि इंग्लिश के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में 30 मार्क्स हैं और सेकंड सेमेस्टर के अंदर 40 मार्क्स हैं। ये इंग्लिश के हैं। ऐसे ही मैथ्स के लिए, मैथ्स में फर्स्ट सेमेस्टर में 50 मार्क्स हैं, तो येलो बार को मैं 50 तक बढ़ा दूंगा। और सेकंड सेमेस्टर में मैथ्स के 30 मार्क्स हैं, तो ब्लू कलर से जो बार बनाया गया है वो सेकंड सेमेस्टर का है, इसे मैं 30 तक बढ़ा दूंगा। ध्यान रहे, जब भी आप ये बार्स बनाते हैं तो इनके बीच में जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए। चाहे आपके सिंगल बार्स हो तो इनके बीच में जो गैप है वो बराबर है, चाहे आपके डबल हो तो डबल वाले चिपक के बनते हैं, लेकिन इनके बीच में जो गैप होगा वो बराबर होना चाहिए। ये डबल बार होता है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर वो है मीन। मीन समझ लीजिए क्या होता है। मीन का सिंपली मतलब होता है एवरेज। एवरेज का मतलब हो गया किसी चीज को इकट्ठा करके और उसे बराबर बराबर बांट दिया जाए। और मीन का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ये मीन का फॉर्मूला होता है। हर क्वेश्चन में, क्वेश्चन को करने से पहले आप फॉर्मूला जरूर लिखें। अब एग्जाम्पल समझ लीजिए इसका क्या है। देखिए यहां पे 20, 18 और 40 कोई 3 दोस्त हैं, ये 3 फ्रेंड्स हैं, और 3 फ्रेंड्स के पास ये टॉफीज हैं। एक दोस्त के पास 20 टॉफीज हैं, एक के पास 18 टॉफीज हैं, एक के पास 40 टॉफीज हैं। अब ये दोस्त कहते हैं आपस में कि हम सारी टॉफीज को बराबर कर लेते हैं, यानी अभी तो किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। ये पक्के दोस्त हैं, तो ये डिसाइड करते हैं कि सारी टॉफीज को हम इक्वल इक्वल बांट लेते हैं। तो वो कैसे होगा? वो तब होगा जब इन सारी टॉफीज को ऐड कर लिया जाएगा और 3 से डिवाइड कर लिया जाएगा, क्योंकि 3 लोगों के अंदर बांटना है। उसी से ये फॉर्मूला बना है। तो यहां सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस यहां पे कितनी है? 3 है, तो इन तीनों का सम हो जाएगा 20 प्लस 18 प्लस 40, जो कि 3 लोगों में बांटनी है बराबर, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। ये है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी है कितनी? ये 1, 2 और ये 3। सॉल्व करते हैं इसको, इनका सम करते हैं। तो 20 के अंदर प्लस किया मैंने 18 और फिर 40 प्लस किया, प्लस कर लेते हैं 20, 18 और 40। ये 8 हो गया और ये मिलके 7 हो गया, तो टोटल 78 हो गया। 78 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 78 डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड किया तो 3 2 जार 6 हो गया, माइनस करके 1 और ये 8 आ गया। 3 6 जार होता है 18, पूरा डिवाइड हो गया तो 26 आ गया। यानी अब वो दोस्त अगर तीनों टॉफियों को इकट्ठा करके बराबर आपस में बांट लेते हैं तो एक को 26 मिलेंगी। ये सिंपली एवरेज होती है, इसी को हम मीन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर वो है मीडियन। अब मीडियन इसके नाम से ही पता चल रहा है, मिड, इसमें मिड आ रहा है ना। मिड का मतलब होता है जो बिल्कुल बीच में होता है, यानी सेंट्रल ऑब्जर्वेशन जो बीच में होता है उसे हम मीडियन बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट सपोज कुछ नंबर ले लिए मैंने यहाँ पे 5, 9, 6, 2 एंड 3। अब ये 5 नंबर्स हैं, इनमें बिल्कुल बीच में कौन होगा? आप देख रहे हैं कि 2 यहां पे छोड़ दें और 2 यहां पे छोड़ दें, तो बिल्कुल जो बीच में है ये वाला नंबर है, तो ये मीडियन होगा। लेकिन होगा तो बिल्कुल बीच में ये, लेकिन ये तरीका गलत है। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो ऑब्जर्वेशंस होती है ना, उन्हें या तो आप लिख लें असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, या फिर लिख लें आप उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब मैं इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूं, तो सबसे छोटा है इनके अंदर 2, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है और फिर 9 है। अब मैं देखूंगा कि अब बीच में कौन है। अब बीच में इसमें बिल्कुल 5 है, क्योंकि यहां भी 2 छोड़ दिए, यहां भी 2 छोड़ दिए, तो बिल्कुल सेंटर में कौन है? 5 है, तो इसका मीडियन होगा 5।
अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लेते हैं तो भी क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसी चीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखूंगा तो बड़े को पहले लिखूंगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। अब भी आप देख लीजिए, यहां 2 रह गए, यहां 2 रह गए, बिल्कुल सेंटर में कौन है? 5। तो मीडियन निकालने के लिए पहले आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, फिर देखना होता है कि एक्चुअली सेंटर में कौन है, यानी दोनों तरफ बराबर बराबर चीजें आपको छोड़नी है। अगर कोई 3 चीजें हैं, लेट्स सपोज ये 3 चीजें हैं, तो इनमें सेंटर में कौन होगा? जो दूसरा नंबर है। यहां पे मैंने 5 लिया तो ये बीच में है। अगर कोई 7 चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है, तो इसमें सेंटर में कौन होगा, यानी मीडियन कौन होगा? 3 इधर से छोड़िए, 3 इधर से छोड़िए, ये जो टर्म होगी ना 4th टर्म, ये आपकी मीडियन बोली जाएगी। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोड। मोड का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। मोड का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी कोई जो ऑब्जर्वेशंस तो बहुत सारी होती हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा बार आ रही है ना, वो मोड होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं यहां पे कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखता हूं, 1 1 2 4 3 2 1 2 2 और ये 4, ये मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं। अब यहां पे 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, 1 2 3 और 4। अब इन 4 नंबरों में से सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, ये जो होगा वही आपका मोड होगा। अब मैं देखता हूं कि यहां 1 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, तो 1 आ रहा है 3 बार। 2 देखता हूं कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 2 आ रहा है 4 टाइम्स। 3 देखता हूं 1, ये एक ही बार आ रहा है, तो ये 1 टाइम। और 4 देखता हूं 1 और 2, तो ये 2 टाइम्स आ रहा है। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा बार कौन है, 4 टाइम्स, वो क्या है 2। तो इस क्वेश्चन का जो मोड होगा वो 2 होगा। तो कितना सा सिंपल है, बस ये देखना है आपको कि ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं इनमें वो नंबर कौन सा है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, वही आपका मोड होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर वो है रेंज। अब रेंज का मतलब होता है जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है उसका जो डिफरेंस होता है उसे हम रेंज बोलते हैं, यानी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। अब ऊपर के एग्जांपल से ही समझ लीजिए, ऊपर क्या है, इन ऑब्जर्वेशंस के अंदर सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो है 4 और सबसे छोटी जो वैल्यू है वो है 1। बस सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू, माइनस करते जो होता है उसे ही हम रेंज बोलते हैं। इतना सा सिंपल होता है ये। चलिए इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। अब आपने लोगों को कहते सुना होगा कि आज बारिश होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, या ये कहते सुना होगा कि इस बच्चे के फेल होने के चांस जो है ना बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये मेहनत नहीं करता। तो चांस और प्रोबेबिलिटी ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे एक बास्केट देख रहे हैं आप, इसके अंदर 5 बॉल्स हैं, जिनमें से 3 बॉल्स जो हैं रेड है और 2 बॉल्स जो है ब्लू है। अब इसमें से अगर सारी बॉल्स को बाहर निकालें बारी बारी से तो चांस कितने होंगे कि रेड बॉल आ जाए। अभी मैं चांस के लिए कर रहा हूं, यहां चांस समझाऊंगा, यहां पे प्रोबेबिलिटी समझाऊंगा। सिंपल क्वेश्चन समझे आप कि कितने चांस में 3 बॉल्स, कितने चांस में रेड बॉल्स निकलेंगी, यानी रेड बॉल निकलने के कितने चांस होंगे। अब जब इसके अंदर 3 रेड बॉल हैं तो चांस भी 3 होंगे, और अगर ब्लू बॉल निकलने का चांस पूछा जाए तो 2 चांस, यानी 2 बार ऐसा होगा कि ब्लू बॉल निकल जाएगी। तो ये तो सिंपली चांस हुआ। अब प्रोबेबिलिटी क्या, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना यानी कि क्या पॉसिबिलिटी है कि रेड निकलेगी कि ब्लू निकलेगी। अब देखिए जिसके नंबर्स ज्यादा है ना उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, उसकी संभावना ज्यादा होगी निकलने की। जो कम है उनकी प्रोबेबिलिटी भी कम होगी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हमें टोटल चीज को नीचे लिखना होता है। यहां पे टोटल 5 बॉल्स हैं। अब 5 में से रेड बॉल आ जाए इसके चांस हैं 3/5, क्योंकि इसके अंदर 3 रेड बॉल्स हैं, तो ये रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह अगर ब्लू बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो टोटल में से जितनी ब्लू बॉल्स हैं वो ऊपर लिख देंगे, यानी 2/5। तो ये चांस यानी ये प्रोबेबिलिटी है,
इस बात की संभावना है कि 5 में से 2 बार ब्लू बॉल्स निकलेंगी। तो चांस में प्रोबेबिलिटी में इतना सिंपल सा फर्क होता है। चांस में सिर्फ आपको नंबर बताना होता है कि टोटल में से कितने चांस रेड बॉल के आएंगे और ब्लू बॉल के कितने आएंगे। प्रोबेबिलिटी में टोटल जो चीज़ होती है उसको नीचे लिखते हैं और जो चांस होता है उसे ऊपर लिखते हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं मोटी मोटी, बस इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं। अगर ये इंट्रोडक्शन आप अच्छे से समझें तो चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। अपनी क्लास के किन्हीं 10 बच्चों की हाइट का रेंज आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, अपनी क्लास में जाएंगे, इंच टेप लेंगे और किन्हीं अपने 10 दोस्तों की हाइट को मेजर करके और इस तरह से यहाँ पे लिख लेंगे जैसे मैंने लिखा हुआ है, हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, और ये मैंने सेंटीमीटर में लिखी हुई है हाइट। अब लेट सपोज मैंने जो डाटा कलेक्ट किया है किसी क्लास के बच्चों का, 10 बच्चों का, वो ये है 135 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 139 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। ये 10 बच्चों की हाइट मैंने उतार ली है। अब मुझे इनमें से रेंज ऑफ हाइट निकालनी है। अब रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट में से लोवेस्ट वैल्यू को जो हम माइनस करते हैं वो रेंज होती है। पहले रेंज का फॉर्मूला देखिए, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। अब ये 10 बच्चों की हाइट में मैं ये देखूंगा कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, सबसे ज्यादा हाइट यानी नंबर किसका है। 135, 150, 50 से 39, 32, 51, 28, 49, 46, 41, 43। यहाँ मैंने देखा कि ये जो 151 है ये इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर है। तो 151 माइनस, अब लोवेस्ट वैल्यू देखता हूँ, तो लोवेस्ट में 135, 50, 39, 32, 51, 28, 49, 46, 41, 43, तो 128 ये लोवेस्ट वैल्यू है। तो 128, बस इन्हें माइनस करते ही हमें रेंज मिल जाएगी। तो 151 में से 128 माइनस कर देते हैं तो ये आएगा 11 में से 8 गया 3, यहाँ पे 4 बच गया, 4 में से 2 गया तो 2, 23 आ गया है। और ये जो आया है ये सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि हम रेंज निकाल रहे हैं हाइट की। तो 23 सेंटीमीटर, बस ये होती है रेंज। तो रेंज आप अच्छे से समझ लीजिए, चाहे हाइट हो, चाहे किसी के मार्क्स हो या कोई भी अदर डाटा हो, आपको उसमें यही देखना होता है कि सबसे बड़ा वैल्यू, सबसे बड़ा नंबर कौन है, सबसे छोटा नंबर कौन है, उन दोनों को माइनस कर देंगे तो वही रेंज होती है। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। ये मार्क्स दे रखे हैं, किसी क्लास में बच्चों के मार्क्स आए हैं, इनको एक टेबल की फॉर्म में आपको लिखना है। चलिए टेबल बना लेते हैं। पहले कॉलम में बनाएंगे मार्क्स, यहाँ पे बीच में बनाएंगे टैली मार्क्स और इधर होगा फ्रीक्वेंसी। ये टैली मार्क्स का क्या यूज होता है ये आप इस क्वेश्चन के अंदर सीख लेंगे। तो जो मार्क्स है यहाँ पे वो 1 से लेके और 9 तक हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से मैंने यहाँ पे मार्क्स लिख लिए हैं। और 1 कितनी बार आया है वो मुझे यहाँ पता चलेगा, 2 कितनी बार आए हैं वो मुझे यहाँ पे पता चलेगा। अब टैली मार्क्स का यूज कैसे करते हैं वो देखिए टेबल में। देखिए मैंने पहले बच्चे से पूछा कितने मार्क्स है, उसने बोला 4, तो 4 मार्क्स आए हैं। तो 4 के सामने मैं यहाँ पे एक ऐसे स्टिक लगा लूंगा और इस पे मैं यहाँ मार्क कर दूंगा ताकि गलती से मैं इसे दोबारा से एंटर ना कर दूं। सेकंड में देखा मैंने 6 है तो 6 के सामने मैं एक स्टिक लगा लूंगा। ये टैली मार्क्स एक तरह का रफ काम होता है। 6 की एंट्री होगी ये मैं मार्क कर लेता हूँ। 7 के सामने स्टिक लगा ली, एक मार्क कर दिया। 5 के सामने लगा ली स्टिक, ये मार्क कर दिया। 3 के सामने लगा दिया, ये मार्क कर दिया। 5 के सामने यहाँ स्टिक लग गई। 4 के सामने यहाँ पे लगा दिया। फिर 5 आया, फिर यहाँ पे लगा दिया। फिर 2 आया, 2 की यहाँ पे लगा दी। फिर 6 की एंट्री 6 के सामने कर दी। फिर 2 आया, 2 की एंट्री 2 के सामने, सॉरी ये गलत हुआ, मिटा देते हैं। तो 2 की एंट्री 2 के सामने।
5 की एंट्री 5 के सामने, फिर 1 आया, 1 की एंट्री 1 के सामने, फिर 9 आया, 9 की एंट्री 9 के सामने, फिर 6 आया, 6 की एंट्री 6 के सामने, फिर 5 आया, 5 की एंट्री 5 के सामने। अब 5 के सामने 4 स्टिक्स हो गई हैं, तो जब आपकी 5वीं स्टिक लगेगी तो उसे ऐसे डायगोनल में बनाना आप, ये इससे पेयर बन जाता है। 8 के सामने एंट्री होगी, 4 की एंट्री 4 के सामने होगी, 6 की एंट्री 6 के सामने होगी, और 7 की एंट्री 7 के सामने होगी। ये एक तरह का रफ काम होता है। चलिए अब हमें यहीं से देख के पता चल जाएगा, इन स्टिक्स को काउंट करके बता देंगे हम कि हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में क्या आंसर आएगा। तो 1 मार्क्स में मैं देख रहा हूँ कि 1 स्टिक है, तो 1 ही हो गया। 2 मार्क्स 2 बच्चों के आए, 3 मार्क्स 1 स्टिक है तो 1, 4 मार्क्स में 3 स्टिक है तो 3, और यहाँ पे 5 के लिए 5 स्टिक्स है, ये पूरा पेयर बन रहा है, 5 का जोड़ा सेट बनता है इस तरह से ये, तो 5 हो गया। 6 में एंट्री यहाँ पे 4 की है, 7 के लिए 2 है तो 2 आ गया, 8 के लिए 1 है तो 1 आ गया, और 9 के लिए 1 है तो ये 1 आ गया। 5 4 2 1 1। तो ये टैली मार्क्स जो होता है ये पहले आप कर ले, ये एक रफ तरह का काम होता है, उससे फिर आप यहाँ फाइनल आंसर लिख लें। अब ये तो बना लिया मैंने टेबुलर फॉर्म। आगे कुछ क्वेश्चंस भी है, उन पे ध्यान दीजिए। विच नंबर इज द हाईएस्ट, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? नंबर यानी कि मार्क्स सबसे ज्यादा क्या है? तो 9 है, सबसे बड़े मार्क्स, सबसे हाईएस्ट नंबर यहाँ पे 9 है। सेकंड देखें, विच नंबर इज द लोएस्ट, सबसे कम नंबर क्या है? सबसे कम नंबर यहाँ पे 1 है, तो लोएस्ट नंबर 1 हो गया। थर्ड, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, इस डाटा की रेंज क्या होगी? अब रेंज होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ये रेंज का फॉर्मूला होता है। अब यहां पे वैल्यूज क्या है? ये मार्क्स ही तो है, ये नंबर्स ही तो है, तो हाईएस्ट नंबर क्या है? यहां पे 9 है, और लोएस्ट नंबर क्या है, यानी लोएस्ट वैल्यू वो 1 है, तो 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आ गया, तो रेंज इसकी 8 है। फोर्थ पार्ट, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अब यहां पे इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है आपको, तो अर्थमेटिक मीन हम नीचे निकाल देते हैं। चलिए अब इसका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। तो अर्थमेटिक मीन का पहले फॉर्मूला देख लीजिए। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उन सब का सम, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। अब ऑब्जर्वेशंस हम किन्हें बोलते हैं? ऑब्जर्वेशंस हम इन्हें तो बोलते हैं, ये जो हमारे यहाँ पे नंबर है 4 6 7 5 3, ये सारे के सारे ये चीज़ें ऑब्जर्वेशंस ही कहलाती हैं। तो जब मैं इनका सम करूँगा तो मैं यहाँ देखने के बजाय मैं इस टेबल के अंदर देख लेता हूँ कि कौन चीज़ कितनी बार है, वो मेरे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। या तो मैं ये कर सकता हूँ कि लाइन से इनको प्लस कर दूँ ऊपर, 4 + 6 + 7 + 5। यह आसान तरीका ये है क्योंकि मैंने टेबल बना रखा है, तो मुझे यहीं से पता चल जाएगा कि 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, उससे इनका सम करना आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऊपर की तरफ मुझे ध्यान से ये नंबर्स लिखने हैं। अब 1 है 1 बार, तो 1 को मैं 1 बार लिख लेता हूँ। यहाँ पे जो 2 है वो 2 बार है, तो यानी कि 2 + 2। जो 3 है वो 1 बार है, प्लस का 3 हो गया। जो 4 है वो 3 बार है, यानी 4 + 4 + 4। 5 टाइम्स ही है, तो +5 + 5 + 5 + 5 + 5, 5 को 5 बार लिख लूंगा मैं। 6 4 बार है, तो +6 + 6 + 6 + 6। 7 2 बार है, +7 + 7। 8 1 बार है, तो +8, और 9 1 बार है, तो +9। ये तो इनका मैंने सम लिख लिया, ये नंबर्स इतनी बार है। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी ये टोटल हैं कितने? अगर इन नंबर्स को मैं गिनता हूं तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये सारे के सारे 20 हैं। और यहां भी इनका जो टोटल है ना, ये 20 ही आना चाहिए। देख लेते हैं, 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये भी 20 आएंगे, बिल्कुल ठीक आएंगे। अगर यहाँ पे अलग आ रहे हैं तो समझ जाना कि आपका टेबल गलत बना है। अब ऊपर ऊपर इन सब का सम कर लेते हैं। वैसे सम तो आपका काम है, आप कर सकते हैं, लेकिन भी आसान तरीके से कैसे करेंगे, स्मार्टली कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। देख लीजिए, देखिए 1 एक बार है ना तो 1 हो गया, यहाँ पे 2 2 जार 4 हो गया, 3 एक बार है तो 3 हो गया, 4 3 बार है ना, 4 3 जार 12 हो गया, 5 5 बार है तो 5 5 जार 25 हो गया, 6 3 बार है 4 बार है तो 6 4 जार 24 हो गया, 7 7 14 हो गया, और 8 और 9 को अगर प्लस कर दूं 8 16 अरे 17 हो गया। मतलब जैसे आपका दिल चाहे, जैसे आपको ठीक लगे, मेन बात है कि आपको इनका सम करना है। और जब आप इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 100। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, आप करेंगे तो ये वैल्यू 100 ही आएगी। अब 100 को 20 से डिवाइड करना है, 100 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये 5 आ गया है अर्थमेटिक मीन, यानी ये मीन मार्क्स आ गया है। इस तरह से आप अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको ऊपर प्लस करना है, और जितनी वो हैं यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस उससे डिवाइड करना है। डिवाइड करते ही आपका आंसर, क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। पहले 5 होल नंबर्स का मीन निकालना है। तो पहले 5 होल नंबर्स होते हैं हमारे 0 1 2 3 और 4। देखिए होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं। अब 0 से आगे, 0 तो पहला होल नंबर हो गया, 1 2 3 4 आगे के ये हो गए, तो टोटल ये 5 हो गए। तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स 0 1 2 3 4 होते हैं। अब इनका निकालना है मीन, और मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ, टोटल लिख दूं, टोटल नंबर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस वही होती हैं जिनका यूज करके हमें मीन निकालना होता है। तो यहां पे 1 2 3 4 5, इन पांचों का हमें ऊपर करना है सम। ये मेरी ऑब्जर्वेशंस है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5, 5 है ना ये, तो 5 से इसको डिवाइड करना है। अब इसका सम कर लेते हैं। तो 4 5 6 7 8 9 10 और 10, इनका सम किया तो 10 आ गया। 10 को 5 से डिवाइड करना है, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 पे चला जाएगा, 5 2 10, आंसर आ गया है 2। यानी पहले 5 होल नंबर्स का जब मीन निकालेंगे तो वो 2 आएगा। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। किसी क्रिकेटर ने अपने 8 इनिंग्स के अंदर इतने रन स्कोर किए। पहली इनिंग में 58, दूसरी में 76, फिर 40, फिर 35, 46, 45, फिर 0, फिर 100। फाइंड द मीन स्कोर। तो उसका मीन स्कोर निकालिए। तो मीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, मीन का मतलब होता है एवरेज, यानी सबको प्लस करके और जितने हैं ये उसमें डिवाइड कर देंगे तो वो मीन होता है। तो पहले तो फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। हमें निकालना है यहाँ पे मीन स्कोर। तो मीन स्कोर बराबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस। ये फॉर्मूला आप क्वेश्चन करने से पहले जरूर लिखें, इसके आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। तो मीन स्कोर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस यही होती हैं जो आपको यहाँ पे नंबर दे रखे होते हैं। तो इनका सम निकालना है हमको ऊपर। तो 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100। 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन सब का सम ऊपर लिखेंगे और डिवाइड करेंगे इनको 8 से, क्योंकि ये 8 है ना,
1 2 3 4 5 6 7 8 इनिंग्स हैं, उनके ये रन्स हैं, तो 8 से डिवाइड करेंगे। अब इनका जब ऊपर ऊपर हम सम करेंगे तो इनका सम आप करके देख लेना रफ में, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। इनका सम आएगा 400, तो ये 400 आ जाएगा ऊपर, और इसको 8 से डिवाइड करना है। अब 400 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 हो गया है 40, माइनस करके 0, और ये 0 आ गया तो 0 पे जाएगा, 8 0 0, तो यहाँ आ गया है 50, यानी कि 50 रन्स। यानी उसका जो मीन स्कोर है ना वो 50 रन्स है। मीन यानी कि उसकी जो एवरेज है, यानी अगर सारे के सारे रन्स को मिला के उसको बराबर बांट दिया जाए ना हर इनिंग्स में, तो उसके 50 रन्स होते हैं। यही एवरेज का मतलब होता है, यही मीन का मतलब होता है। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, यहाँ पे प्लेयर ए बी सी के द्वारा 4 जो गेम्स खेले गए हैं उनके पॉइंट्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। जैसे प्लेयर ए ने फर्स्ट गेम में 14 पॉइंट स्कोर किए, सेकंड गेम में 16 पॉइंट स्कोर किए, थर्ड गेम में 10 पॉइंट स्कोर किए, और फोर्थ गेम में 10 पॉइंट स्कोर किए। इसी तरह से प्लेयर बी और सी के भी यहाँ पे पॉइंट्स दिखाए जा रहे हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। यानी ए का एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या है पर गेम, यानी सिंपली इसका मीन निकालना है, एवरेज निकालनी है। तो एवरेज निकाल देते हैं हम। तो फर्स्ट पार्ट के लिए करेंगे, मीन स्कोर निकालना है, मीन स्कोर ऑफ ए। मीन का और एवरेज का एक ही मतलब होता है। तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस वही होती हैं जिनकी यहां पे बात चलती है। यहां पे क्या है, गेम के पॉइंट्स है ना, तो यहां पे 14 16 और 10 इनका सम किया जाएगा ऊपर ऊपर। तो 14 + 16 + 10 + 10, ये तो हो गया है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 4 हैं, 1 2 3 4, तो इसको 4 से ही डिवाइड किया जाएगा। ऊपर ऊपर सम कर देते हैं, 10 20 30 40, और ये हो गया 50। तो 50 ऊपर आ गया सम और डिवाइडेड बाय 4। 50 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे। तो 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जार 4 हो गया, माइनस करके 1, ऊपर से 0, 2 जार 8 हो गया, माइनस करके 2, पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा लिया, और ये 5 पे चला गया 20, तो 12.5। तो ए का जो मीन स्कोर है ना पर गेम वो 12.5 है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर इसके चारों के चारों स्कोर्स को जोड़ के बराबर कर दिया जाए ना, तो एक गेम में उसके 12.5 पॉइंट्स माने जाएंगे। ये फर्स्ट का आंसर है। अब सेकंड पार्ट करता हूं मैं। टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4? वाई? क्वेश्चन कहता है कि जब आप सी के मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालेंगे तो आप 3 से डिवाइड करोगे कि 4 से डिवाइड करोगे, और क्यों करोगे ये बताओ। तो सी पे ध्यान दीजिए। सी जो है गेम 1 खेल रहा है, गेम 2 को भी खेल रहा है, और गेम 3 डिड नॉट प्ले, तीसरा गेम वो खेल ही नहीं रहा, और गेम 4 खेल रहा है, 13 पॉइंट्स उसको मिल रहे हैं। तो जब सी गेम 3 खेल रहा है तो हम इसके टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स को भी 3 से ही डिवाइड करेंगे, 4 से नहीं करेंगे। तो सेकंड का आंसर अब मैं यहां पे लिखता हूं। हमसे पूछा है ना कि 3 से करेगा कि 4 से डिवाइड करना है, तो हम लिखेंगे वी डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3। हम 3 से डिवाइड करेंगे, और क्यों करेंगे इसका भी जवाब देना है। बिकॉज सी प्लेड 3 गेम्स, क्योंकि उसने गेम ही 3 खेले हैं। अब यहां पे बस इतना ही पूछा है हमसे, लेकिन मैं इसी के अंदर इसका जो है एवरेज स्कोर भी निकाल देता हूं, क्योंकि आगे मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं मीन स्कोर ऑफ सी भी यहीं पे निकाल देता हूं, मीन स्कोर ऑफ सी। अब सी का जब मीन स्कोर निकालेंगे तो सी के ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम ऐड करेंगे ऊपर, यानी 8
प्लस 11 प्लस 13 और 3 से डिवाइड करेंगे। ऊपर ऊपर जब मैं इनका सम करता हूँ 10, 20, 30, ये 32 हो जाता है। 32 डिवाइडेड बाय 3। अब इसे डिवाइड कर लेता हूँ मैं। 32 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 हो गया और यहाँ पे ऊपर से 2 आ गया। अब ये तो छोटा पड़ रहा है, जब छोटा होता है तो हम 0 तक का टेबल पढ़ते हैं। 3 0s are 0 और माइनस करके यहाँ पे 2 आ गया। अब हम पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा लेंगे। अब 6 पे जाएगा ये, 3 6 are 18 हो गया, माइनस करके 2 आ गया। पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 लगा सकते हैं यहाँ पे। अब ये भी 6 पर ही जाएगा। अब बार बार वही हो रहा है, 2 आ रहा है 0 लगाएंगे, 2 आ रहा है 0 लगाएंगे, यानी 10.666 ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इसका आंसर हम यही लिख देते हैं 10 पॉइंट और 2 बार 6 लिख देता हूं मैं। तो ये इसका मीन स्कोर हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स। बी ने चारों के चारों गेम्स खेले हैं। हाउ वुड यू फाइंड द मीन? तो आप इसका मीन कैसे निकालोगे? अब जब बी ने चारों गेम्स खेले हैं तो इसके जो पॉइंट्स हैं उन सबका सम करके हम 4 से डिवाइड करेंगे। सिंपल इतनी सी बात है। तो थर्ड में हम यही करेंगे। तो मीन स्कोर ऑफ बी निकाल देते हैं अब। तो बी के जो पॉइंट्स हैं वो हैं 0 8 6 4, 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 और इसको 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसने चारों गेम्स खेले हैं। तो इनका जो सम बन रहा है यहाँ पे 10 और 18 हो गया है। इसको 4 से डिवाइड करना है। 18 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे। तो 4 4 जार 16 होता है, माइनस करके 2 आ गया। पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा लिया मैंने और ये 5 पे पूरा चला गया। 4 5 जार 20। तो इसका आंसर आया है 4.5। ये थर्ड का हुआ आंसर। फोर्थ में क्या कहता है? हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, यानी सबसे बेस्ट कौन परफॉर्म कर रहा है। अब सबसे बेस्ट परफॉर्म वही तो करेगा जिसकी एवरेज सबसे अच्छी होगी। अब तीनों की एवरेज आपके सामने है। देखिए, ए की जो एवरेज है पर स्कोर, मीन स्कोर, वो 12.5 है। बी की जो है वो ये रही 4.5 और सी की मैंने यहाँ सेकंड पार्ट में निकाल लिया 10.66। अब इनमें सबसे अच्छी जो एवरेज है जिस प्लेयर की है वही बेस्ट परफॉर्मर है। यहाँ पे 12.5 सबसे ज्यादा है और ये ए का मीन स्कोर है। तो जो फोर्थ है इसका आंसर यही होगा कि ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। तो ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ साइंस टेस्ट आर 85, 76 एंड सो ऑन। 100 में से मार्क्स दे रखे हैं एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के, साइंस का टेस्ट है, उसमें से 100 में से कितने कितने मार्क्स आए हैं बच्चों के वो दे रखे हैं। फाइंड द, आपको निकालनी है ये 3 चीजें। नंबर 1 पे है हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। ये जो मार्क्स है इसमें हाईएस्ट मार्क्स कौन से हैं और लोवेस्ट मार्क्स कौन से हैं ये आपको बताना है। चलिए नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो हाईएस्ट मार्क्स इसके अंदर देखते हैं सबसे ज्यादा कौन है। 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81, 75। यहां पे सबसे ज्यादा जो मार्क्स हैं वो है 95। तो हाईएस्ट मार्क्स हो गए हैं 95। लोवेस्ट भी पूछे हैं तो लोवेस्ट मार्क्स देखते हैं। लोवेस्ट मार्क्स, सबसे कम जो मार्क्स है यहां पे ये दिखता है 39 सबसे कम है। ये फर्स्ट का आंसर हुआ। सेकंड में पूछा है रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। ये जो मार्क्स आए हैं इनकी रेंज बताइए। तो रेंज होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो पहले रेंज का फॉर्मूला लिखते हैं। रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। अब यहां पे हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट है 95 माइनस लोवेस्ट है 39। इनका डिफरेंस कर देंगे वही रेंज होगी। तो 95 में से 39 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 15 हो गया, 15 में से 9 गया तो 6 आ गया। यहाँ 9 की जगह 8 रह गया, 8 में से 3 गया तो 5 आ गया। तो 56 रेंज है। थर्ड पार्ट में पूछा है मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप।
यानी मीन निकालना है, ये जो मार्क्स आए हैं इनका। तो थर्ड में मीन निकालते हैं, तो मीन मार्क्स, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो पहले फॉर्मूला आप जरूर लिखना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस यही होती हैं जो आपको यहां पे नंबर दिए होते हैं। तो ऊपर हमको इन सब का करना है सम। 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75। तो ऊपर आप इसका सम करेंगे और नीचे ये देखेंगे कि ऑब्जर्वेशंस हैं कितनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 है। तो 10 से इन्हें हम डिवाइड करेंगे। अब ऊपर जब आप इसका सम करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 730। इससे डिवाइड करना है 10 से, तो 10 से डिवाइड करेंगे, सिंपली दिखाई दे रहा है पीछे 0 से 0 कट गया। 73 को 1 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा वो 73 है। तो मीन मार्क्स हो गए 73। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स वाज एज फॉलोज। यहां पे ये जो आपको नंबर दे रखे हैं, ये किसी स्कूल के अंदर एडमिशन होने वाले बच्चों की काउंटिंग है। 6 साल के अंदर, लगातार 6 साल स्कूल के अंदर कितने बच्चों के एडमिशन हुए वो यहाँ पे दे रखा है। जैसे पहले साल में 1555 एडमिशन हुए हैं, एनरोलमेंट यानी कि एडमिशंस। अगले साल 1670 हुआ है। इसी तरह से आगे पूरे ये 6 साल के दे रखे हैं। फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। तो इन 6 सालों का मीन एनरोलमेंट आपको निकालना है। मीन यानी कि एवरेज निकालनी है कि एवरेज पर ईयर कितने एडमिशंस हुए हैं। तो हमें मीन एनरोलमेंट निकालना है, तो लिखेंगे मीन एनरोलमेंट। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो पहले तो फॉर्मूला जरूर लिखना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब जो ये ऑब्जर्वेशंस हैं इन सब का आपको ऊपर सम करना है, तो इनका सम कर लेते हैं। 1555, फिर है 1670, फिर है 1750, फिर है 2013 प्लस इसके बाद है 2540 और फिर है 2820। नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कितनी है ये जो वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 ही होंगी क्योंकि 6 साल का डाटा दे रखा है। तो इसे हम 6 से डिवाइड करेंगे। अब ऊपर आप इसका सम कर लेना। सम करना तो बहुत आसान है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है सम इनका। तो जो सम आएगा वो आएगा 1 2 3 4 8, 1 2 3 4 8, 12,348। इसे डिवाइड करना है 6 से, तो 6 से डिवाइड कर लेते हैं इसे। 1 2 3 4 8 डिवाइडेड बाय 6। 6 2 12 हो गया, माइनस करके 0, ऊपर से 3 आ गया। अब 3 तो छोटा नंबर है, तो 6 का टेबल 0 तक पढ़ेंगे। 6 0 0, माइनस करके 3 आ गया, ऊपर से 4 उतर गया। अब 6 5 होता है 30, तो यहाँ 30 लिखेंगे, माइनस करके 4 आ गया, ऊपर से 8 उतारेंगे तो 48 हो गया। 6 8 होता है 48, तो पूरा डिवाइड हो गया है। ये वैल्यू आई है 2058। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मीन एनरोलमेंट 2058 स्टूडेंट्स का है। क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे।
द रेनफॉल इन mm in a city on 7 days of a certain week was recorded as follows। ये जो टेबल आप देख रहे हैं यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये हफ्ते के 7 दिन है और किसी शहर में किसी हफ्ते के 7 दिन में कितनी बारिश हुई है उसका ये डाटा दे रखा है। और ये ब्रैकेट में जो mm लिखा हुआ है ये रेनफॉल की यूनिट होती है। रेनफॉल को हम mm में डिनोट करते हैं। तो ये डाटा दे रखा है कि मंडे को 0.0 mm रेनफॉल हुई है, ट्यूसडे को 12.2 mm रेनफॉल हुई है, इसी तरह 7 दिन की दे रखी है। आपसे ये 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डाटा। इस डाटा को देखकर बताइए कि इसमें रेंज क्या है, रेनफॉल की रेंज क्या है। तो रेंज होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं हमें निकालना है रेंज। तो रेंज का पहले फॉर्मूला लिखेंगे हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। अब वैल्यूज पे ध्यान देते हैं कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। देखिए सबसे बड़ी यहां पे जो मुझे दिखाई दे रही है ये तो 0 है, 2, ये 2 है, ये 12 है, ये 20 है, ये 5 और ये 1 है। सबसे बड़ी वैल्यू इसके अंदर 20.5 है। तो 20.5 माइनस लोवेस्ट वैल्यू, सबसे कम क्या है, सबसे कम इसके अंदर ये 0 ही तो है, 0.0, तो 0.0 और ये ब्रैकेट में ले लूंगा मैं क्योंकि ये रेनफॉल है तो ये mm में डिनोट होगी। बस अब इनका डिफरेंस करना है मेरे को। तो 20.5 में से 0 माइनस करना है। तो किसी में से भी आप 0 जब माइनस करते हैं तो आंसर तो वही आता है, 20.5 ही आएगा। तो ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड में कहा है फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक, यानी मीन रेनफॉल निकालनी है अब आपको। तो मीन का फॉर्मूला होता है सेकंड के लिए मीन रेनफॉल। जो चीज निकालते हैं उसको आप यहां लेफ्ट में जरूर लिखें, मीन रेनफॉल। अब फॉर्मूला लिखते हैं मीन का। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि जितने भी ये जो डाटा है, जो नंबर आपको दे रखे हैं, इनका ऊपर आपको सम करना है। तो ऊपर ऊपर इनका सम कर लेते हैं। तो पहली जो वैल्यू है वो है 0.0, दूसरी वैल्यू है 12.2, तीसरी वैल्यू है 2.1, उसके बाद 0.0 है, फिर फ्राइडे की वैल्यू है 20.5 और यहाँ सैटरडे की वैल्यू है 5.5 प्लस और संडे की वैल्यू है 1.0। ये तो हुआ इनका सम। नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी ये ऑब्जर्वेशंस हैं कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 होंगी पूरी की पूरी, क्योंकि 7 दिन का डाटा दे रखा है तो इसको 7 से डिवाइड करना है। अब इनका सम कर लेते हैं। सम में डेसिमल में बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, तो ध्यान से देखना 0.0 ये पहली वैल्यू है, इसमें 12.2 जोड़ना है। तो पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट होना चाहिए, याद रखना जब भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब पॉइंट से इधर तो 12 लिखा हुआ है तो 2 यहां लिखेंगे, 1 यहां, और पॉइंट से पहला नंबर इधर ये 2 है तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसी तरह आप अगली वैल्यूज का भी ध्यान रखेंगे। यहां पॉइंट आ गया, इधर 2 है, इधर 1, 0.0 दिखाना है, ये पॉइंट, ये 0 और ये 0। 20.5 दिखाना है तो पहले तो पॉइंट ही लगा लो और इधर 0 और ये 2, तो ये 20 हो गया इधर और ये पॉइंट के बाद 5। 5.5 दिखाना है, पहले पॉइंट लगा लो, इधर 5 हो गया और इधर 5 हो गया। 1.0 दिखाना है तो पॉइंट लगा लो, इधर 1 होगा, इधर 0 होगा। 1 2 3 4 5 6 7, इन सबको अब ऐड कर लेते हैं। तो पॉइंट के नीचे तो पॉइंट ही आएगा, सबसे पहले आप ये पॉइंट ही लगा लिया करो। अब इधर ऐड कर देते हैं 2 3 और ये 10 13 हो गया, 3 यहां आ गया और ये यहां पे कैरी चला गया। इधर प्लस कर लें 4 5 10 11, ये 1 हो गया और 1 यहां पे कैरी हो गया। 1 2 3 4 41.3। तो ऊपर जो इनका सम आएगा ये आएगा 41.3। इसको 7 से डिवाइड करना है। अब इसे 7 से डिवाइड कर लेते हैं हम। 7 से डिवाइड इसको यहां कर देते हैं, 41.3 डिवाइडेड बाय 7। अब 7 का टेबल पढ़ता हूं मैं तो 7 5 35 पे जाएगा। ये 7 5 35 हो गया, माइनस करेंगे 11 में से 5 गया तो 6 आएगा और यहां पे 3 बचेगा, 3 में से 3 गया 0, कुछ नहीं बचा।
ऊपर से उतारेंगे 3, यहाँ आ गया। अब क्योंकि यहाँ पॉइंट आ रहा है ना बीच में, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा आंसर में। अब 7 9 63 होता है, तो ये 63 आ गया और पूरा ये सॉल्व हो गया। वैल्यू आई है 5.9। 5.9 और ये रेनफॉल दिखा रहे हैं हम, तो 5.9 mm जरूर लिखना आप। तो ये 5.9 mm मीन रेनफॉल है। इसके बाद थर्ड पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, ऑन हाउ मैनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। देखिए चार्ट पे थोड़ा ध्यान दीजिए। थर्ड पार्ट में जो पूछा है आपसे, ऑन हाउ मैनी डेज, कितने दिन, वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। ऐसे यहां पे कितने दिन हैं जब रेनफॉल मीन रेनफॉल से भी कम है। मीन रेनफॉल कितनी आई है 5.9, तो हमें यह देखना है कि 5.9 से कितने वो दिन है जब 5.9 से भी कम हो रही है यहां पे बारिश। तो बस ये देखना है कि वैल्यू 5.9 से कम कितनी जगह पे है। देखिए मंडे को है, यहां पे इसका आंसर मैं लिखता हूं थर्ड के लिए, ये हम थर्ड का कर रहे हैं यहां पे। तो मंडे को जो है 5.9 से कम है, ट्यूसडे को 5.9 से ज्यादा है, वेडनेसडे को कम है तो वेडनेसडे हो गया, थर्सडे को कम है, ये थर्सडे हो गया, और फ्राइडे को तो इससे ज्यादा है, सैटरडे को कम है 5.9 से तो सैटरडे हो गया, और संडे को भी 5.9 से कम है, ये संडे हो गया। तो ये 5 दिन है, 5 दिन जो है मीन रेनफॉल से भी कम बारिश हुई है इस सिटी के अंदर। तो हमारा जो आंसर होगा थर्ड के लिए वो होगा 5 डेज। बस क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। 10 लड़कियों की हाइट को नापा गया सेंटीमीटर के अंदर, और जो रिजल्ट है वो आपके सामने यहाँ पे दिखा रखा है। ये जो काउंटिंग आपको दे रखी है, नंबर्स दे रखे हैं, ये उन 10 लड़कियों की हाइट है। जैसे पहली लड़की की हाइट है 135 सेंटीमीटर, दूसरी की हाइट है 150 सेंटीमीटर, इसी तरह से 10 लड़कियों की यहाँ पे हाइट दे रखी है। आपसे ये 5 क्वेश्चन पूछे हैं। पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। यहाँ पे पूछा है कि जो सबसे लंबी लड़की है उसकी हाइट कितनी है। अब जिसका नंबर सबसे बड़ा होगा वही हाइट सबसे ज्यादा होगी। तो यहां ये देखते हैं कि इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। 135, ये 50, 39, 28, 51, 32, 46, 149, 43 और ये 141। 100 तो सब में ही है, पीछे के नंबर को देख रहा हूं मैं। तो यहां मैं देख रहा हूं कि ये 50 है और ये 51 है। 51 से यहां पे बड़ा कोई भी नहीं है। तो सबसे लंबी जो लड़की है क्लास के अंदर वो है 151 सेंटीमीटर की। तो हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल इज 151 सेंटीमीटर। सेकंड में, व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। सबसे छोटी जो लड़की है क्लास में उसकी हाइट कितनी है। तो जिसका नंबर सबसे कम होगा वही हाइट सबसे कम होगी। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन है। ये 35, 50, 39, 28 है। अब 28 से छोटा मैं यहाँ कुछ देखता हूँ तो कोई भी नहीं है। 128 सेंटीमीटर जो है हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल है, 128 सेंटीमीटर। थर्ड में क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। इस डाटा की रेंज क्या है। अब रेंज होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, HIGHEST, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, ये रेंज का फॉर्मूला होता है। अब यहां पे जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है 151, तो 151 माइनस और लोवेस्ट वैल्यू है 128 और ब्रैकेट लगा के मैं ये सीएम में लिखूंगा क्योंकि जो आंसर आएगा वो मेरा सीएम में होगा। बस इनका डिफरेंस कर देते हैं। तो डिफरेंस जब इनका करेंगे तो यहाँ कर लेते हैं 151 में से माइनस करना है 128। तो 11 में से 8 गया तो 3 आया, यहाँ 4 रह गया, 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, 23 आ गया। तो 23 सेंटीमीटर जो है वो इस डाटा की रेंज है। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। इन लड़कियों की मीन हाइट क्या है। मीन हाइट यानी कि एवरेज हाइट क्या है। तो मीन हाइट निकालेंगे फोर्थ में। पहले तो मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस।
सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि जो भी यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, जो नंबर दे रखे हैं, इनका सम करना है ऊपर और डिवाइड करना है इनकी गिनती से। जैसे यहाँ 10 है ना, ये 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो 10 से आपको इसको डिवाइड करना है। तो ऊपर ऊपर हमको इनका सम करना है, तो सम कर देते हैं ऊपर। सबसे पहला नंबर है 135, 135 प्लस फिर है 150 प्लस नेक्स्ट है 139 प्लस नेक्स्ट है 128, नेक्स्ट है 151, नेक्स्ट है 132 और नेक्स्ट है 146 और नेक्स्ट है 149 और नेक्स्ट है 143 और लास्ट में है 141। काउंट कर लेता हूँ एक बार, कोई मिस तो नहीं हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारी आ गई हैं। इनको 10 से डिवाइड करना है क्योंकि ये टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है। अब एडिशन तो बहुत सिंपल होता है, एडिशन तो आप कर ही लोगे, मैंने ऑलरेडी इनका सबका सम किया हुआ है। तो ये वैल्यू आएगी 1414। ऊपर ऊपर का जब आप सम करेंगे तो ये आ जाएगा और डिवाइड करना है इसको 10 से, तो इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं। अब जब 10 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट चैप्टर में आपने सीखा हुआ है कि 10 से डिवाइड करने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। सिंपली आपको नीचे एक 0 है ना, तो पीछे से एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगा देना होता है। तो 1414, यहाँ पीछे से एक नंबर छोड़ूंगा मैं, यहाँ डेसिमल आ जाएगा। बस ये इसका आंसर है। ये मीन हाइट हो गई है और हाइट सेंटीमीटर में चल रही है, तो ये सेंटीमीटर हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ पे चलिए। हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट, यानी ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनकी हाइट मीन हाइट से ज़्यादा है, और मीन हाइट आई है 141.4। तो मैं यहाँ ये देखूंगा इन 10 लड़कियों की हाइट में कि कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो 141.4 से ज़्यादा है, उन्हीं लड़कियों की हाइट मीन हाइट से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 करूँगा मैं, ये फिफ्थ पार्ट के लिए। तो टेबल देखना, ये देखना पड़ेगा मेरे को ये डाटा। तो ये तो नहीं है, 135 नहीं है, 150 है, एक हो गई, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 151 दो हो गई हैं, ये भी नहीं है, ये है 3 हो गई हैं क्योंकि ये 141 से ज़्यादा है, 3 हो गई। 49 ये चौथी हो गई, ये ज़्यादा है, और ये 5वीं हो गई। 143 141 से ज़्यादा है, तो 5 हो गई है। यहाँ पे 5 लड़कियाँ हैं, मैं मार्क भी कर देता हूँ। देखिए किस किस की हाइट 141.4 से ज़्यादा है। 150 की है और 151 की है, 146 ज़्यादा है मीन से, 149 भी 141 से ज़्यादा है, और यहाँ पे 143 भी 141.1 से 0.4 से ज़्यादा है। ये कम है, 141 है ना सिर्फ ये, लेकिन यहाँ 141 के बाद 0.4 भी है। तो ये 5 हैं, तो 5 लड़कियों की जो हाइट है वो मीन हाइट से ज़्यादा है। तो बस आंसर सिंपली यही होगा, 5 गर्ल्स हैव हाइट मोर देन मीन हाइट। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।